जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंपल ज्ञान पे। और आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सब कुछ कह देती है। तो चार्ट पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, इसी वजह से हम लोगों ने इसको सेलेक्ट भी किया हुआ है। तो जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, और चार्ट पे इस समय जो है रिलायंस इंडस्ट्री अपने निचले स्तर पे से ऊपर आ रही है। और एक बार फिर से एक छोटा सा पैटर्न जो कि अभी क्रिएट हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अनुभव ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे एक जो है ये एक कप बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ये स्टॉक ऐसे चलते हुए फिर यहाँ से इस तरह से एक कप विद हैंडल वाला पैटर्न जो है आने वाले समय बना सकता है। लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। आप इस वीडियो को सिर्फ सीखने के पर्पज़ से देखिए। तो इसमें इस तरह का एक जो है चार्ट दिखता बनता हुआ हो सकता है, बन सकता है आने वाले दिनों में। और अगर हम इस चार्ट को देखें तो बहुत इतनी बड़ी कंपनी है कि बहुत ज़्यादा ये नीचे जाती नहीं है। लेकिन अगर हम इसके पुराने इतिहास को देखते हैं तो ये ज़्यादा गिरावट भी इसमें जो है देखने को नहीं मिलती। जो पिछले इसमें गिरावट हुई थी, जो अपने टॉप से 2022 में इसने बनाया हुआ था, अप्रैल में उसने बनाया था 1297 का, जहाँ से ये गिर करके लगभग 23% के आसपास की गिरावट हुई थी। और ये 990 के आसपास की लास्ट जो इसका गिरावट था उसमें जो है दर्ज की गई थी। और उससे पहले जो इसमें गिरावट हुई थी वो भी लगभग 20% के आसपास हुई। जो पेंडेमिक आया हुआ था उसमें हुई थी, जो कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि गिरावट इसमें दर्ज की गई थी लगभग 46% के आसपास की, जो कि सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद एक अच्छी खासी लंबी जो है उछाल हमने इस शेयर इनके जो है चार्ट में देखी थी, शेयरों में देखी थी। और उसके बाद से लगातार जो है ये एक नॉर्मल सी रेंज में जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसने पिछला हाई बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था 1608 रुपये का, और ये इसने बनाया हुआ था जो है जुलाई 2024 में। उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट दर्ज देखी जा रही है, जो कि लगभग 30% के आसपास की इसमें गिरावट हुई है, जो कि कोरोना से थोड़ी सी जो है कह लीजिए कम ही है। लेकिन काफ़ी अच्छी गिरावट जो है इसमें देखने को मिली है कोरोना के बाद से। उसके बाद से फिर से एक स्टॉक में रिकवरी आई है और लगातार जो है एक कप बनाता हुआ हैंडल की तो बनाने की ओर जो कि स्टॉक या चार्ट जो है बढ़ रहा है। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो है फाइनेंशियल्स को, तो फाइनेंशियल्स भाई इतनी बड़ी कंपनी है, हमेशा से ही अच्छे आते रहे हैं। फिर भी कंपनी का जो मार्केट कैप है 18,94,682 करोड़ रुपए का है, जो कि एक बहुत 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 ही बड़ा मार्केट कैप कैप्चर करता है। साथ ही अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1400 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है कंपनी। पी जो है 25 के आसपास, जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी डिविडेंड देती है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है 51%, 50.1% के आसपास। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते दिखाई देते हैं हमेशा की तरह ही। तो इस बार के जो जून 2025 के रिजल्ट आए हुए हैं वो हमेशा की तरह क्वार्टर जो पिछले क्वार्टर थे उससे बेहतर आए हुए हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि जो पिछले रिकॉर्ड रहता है हम उसको हमेशा चेक करते हैं। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो इसका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि मार्च के बाद जो मार्च के रिज़ल्ट आते हैं उससे जो जून के रिज़ल्ट आते हैं, मार्च के बाद जो जून का रिज़ल्ट आता है उसमें थोड़ी सी जो है गिरावट हम देखते ही हैं हर बार। तो उसी तरह उसी ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। जो मार्च के रिज़ल्ट आए हुए हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट जो है देखी जा रही है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। बाकी अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी जो है अच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया है, 18% की जो इनकी मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन है वो इसको जो है इसमें लेके चल रहे हैं। अदर इनकम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें आया हुआ है। बाकी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और जो नेट प्रॉफिट है वो दोनों इंक्रीज काफ़ी हो गया है।
तो जो इनका अदर इनकम है उसमें जो है ये एक्सेप्शनल आइटम कुछ जो है जिसकी वजह से ये जो है 8,900 यानी कि लगभग 9,000 करोड़ का जो है इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम कुछ जो है इसमें बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से जो अदर इनकम है जो वो काफ़ी जो है बढ़ गई है। और उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें दिखाई देता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जो कि सीधे 29,000 करोड़ से बढ़ करके 37,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इन्होंने टैक्स भी जो है, जो एवरेज टैक्स यदि पे करते हैं उसे इन्होंने कम कर दिया है, जिसकी वजह से भी इनका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। अगर हम कैजुअली बात करते हैं तो इसमें से 9,000 जो है, जो एक्स्ट्रा इन्होंने पैसा अदर इनकम में दिखाई दे रहा है उसको कम कर देते हैं, तो लगभग 21 के आसपास, जो कि इसके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट थे उससे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। 21,000 करोड़ जो कि आने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ जो है कि ये बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसके जो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट आए हुए हैं, नेट प्रॉफिट वो 30,783 के करोड़ के आसपास के हैं। ठीक है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस ठीक चलता है, बड़ी कंपनियां हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा, और बहुत ही एक नॉर्मल वे में चलती रहती हैं। तो करंट जो ट्रेलिंग मंथ का इनका सेल है वो है 9,76,541 करोड़ रुपए का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है हाईएस्ट एवर जो इनके प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं उसी पे ये काम कर रहे हैं। अदर इनकम जैसा कि मैंने बताया कि इसमें थोड़े से इन्होंने एक्सपेंशन किया हुआ है, जिसकी वजह से अदर इनकम काफ़ी जो है बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बाकी सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह नॉर्मल चल रहा है, डिप्रिसिएशन भी नॉर्मल ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अदर इनकम है उसकी वजह से इंक्रीज हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और इसी चीज़ को हम इसमें जो है नेट प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि उसी के कारण है। तो बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट काफ़ी बढ़िया है, रिजर्व इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बोरोइंग बहुत जो रिजर्व है उस हिसाब से लगभग आधे के आसपास है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई भी देता है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो डेट टू इक्विटी रेशियो है लगभग आधे परसेंट 4.44% के आसपास का जो इनका बोरोइंग चल रहा है। ठीक है, इनका जिस हिसाब से काम है, जिस हिसाब का बिजनेस है, उसमें इस तरह की बोरोइंग जो है नॉर्मल ही कही जा सकता है। तो जो फिक्स एसेट है वो लगातार जो है इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम ध्यान देते हैं तो जो कोरोना के बाद यानी 2020 में जो उनके फिक्स एसेट थे वो 5,32,000 से अभी जो है 10,92,000 के आसपास पहुंच गए, यानी कि लगभग कह लीजिए कि डबल हो चुके हैं इनके एसेट, जो कि अभी CWIP में इन्होंने पैसा लगा हुआ है 1,59,000। तो ये भी जो है आने वाले समय में इसी फिक्स एसेट का हिस्सा बनेंगे, जिससे ये लगभग 12 लाख के आसपास की जो है इनका फिक्स एसेट हो जाएगा, जो कि दुगने से भी कहीं ज़्यादा है। तो ये जो है सेल को और तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे, और सेल इम्प्रूव होगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉफिट में नज़र आएगी। और आने वाले समय में जो इसके स्टॉक जो ये कप विद हैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसके जो पूरे टारगेट हैं उसको अचीव करेगा। जो इसका टारगेट भी अगर मैं आपको यानी कि जो इसके टारगेट बनेंगे वो लगभग जा कर के जो इनके एसेट बढ़ रहे हैं या एसेट जो इनका बढ़ा हुआ है वो सेल्स को इम्प्रूव करेंगे, और सेल्स जो है जो मार्जिन है और जो नेट प्रॉफिट है इनको इम्प्रूव करेंगे, जिससे ये अपने टारगेट को अचीव करेंगे आने वाले समय में। ऐसा मुझे लगता है कि ये जो है 1 साल के अंदर या अगले साल मार्च तक ये 1900 के जो टारगेट है उसको ये जो है पूरी तरह से अचीव करते हुए दिखाई देते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है, बाकी आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिएगा। और फ़िलहाल जो स्टॉक है वो अपने निचले स्तर पे है, जो नहीं कि जो कप का हैंडल है उसको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि बन जाएगा 1 से 2 महीनों के अंदर, उसके बाद फिर इसमें जो है रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ही इसमें इंटर करें। अगर आप इंटर भी करते हैं तो ऐसी कंपनी नहीं है कि आपके पैसे फंस जाएंगे या डूब जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। आपको आने वाले 6 से 1 साल के अंदर 20 से 26% आपको प्रॉफिट इसमें देखने को मिले। बाकी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके फाइनेंशियल्स की, तो कैश फ्लो काफ़ी बढ़िया है। जो इस बिज़नेस करते हैं उसमें जो कैश जनरेट होता है
वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कैश जो है लगातार इम्प्रूव होकर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग जो है 50% है। बाकी एफआईज ने थोड़ी सी सेल जो है पिछले 1-2 सालों में की है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं तगड़े हैं, तो इन्होंने जो है पूरी तरह से इसको ख़रीद करके एब्जॉर्ब कर लिया है और अपना जो स्टेक है वो भी बढ़ा दिया है। दूसरे नंबर पे आ गए हैं, जो कि प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा जो इनके स्टेक है वो डीआईज यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास ही है, 19.72% के आसपास की। तो ये इनके पास है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी है 0.1417%, और पब्लिक तो है ही, जो कि 10.84% के आसपास। बिजनेस को भी देख लेते हैं एक बार। तो बिजनेस में ये जो है एनर्जी सेक्टर में है। जितने भी आने वाले समय में हम लोगों को जिस तरह से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, उस ग्रोथ को ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं, या कह लीजिए कहीं ना कहीं इनके जो बिजनेस है उसमें रीढ़ की हड्डी के समान ही काम कर रहे हैं, यानी बोन की तरह हैं। इनके बिजनेसेस को कुछ होता है तो इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि बिजनेसेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, और साथ ही साथ जो है काफ़ी बड़े स्केल पे इनके जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं लीड करते हैं। पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल में भी आप देख पा रहे हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोकेमिकल में इंडिया में, और जो पूरी दुनिया में है वो 10वें नंबर पे, मतलब 10 जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक मानी जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़े स्तर पे जो है काम करते हैं। तो इनका बिज़नेस जो है बहुत ही बड़ा है। बाकी रिटेल में इन्होंने 2006 से जो है शुरुआत की है। आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके रिटेल शॉप जो है आपको उनके दिख जाते हैं, जो कि रिलायंस मार्ट के नाम से भी रहता है, आप उन्हें देखे ही होंगे, क्योंकि इनके भी अच्छी खासी जो है प्रॉफिट ये अर्न करके इस कंपनी को देते हैं। बाकी डिजिटल सर्विसेज में जियो आप जान ही रहे हैं, सब कंपनियां ख़त्म हो गई, एयरटेल ही बची है और जियो बचा है, जो कि डुओपोली के रूप में काम कर रही हैं। और इनकी जो बिज़नेस करने का तरीका है वो बहुत ही अलग तरीका है। गुजराती हमेशा ही अलग दिमाग, अलग खोपड़ी के साथ आते हैं। बाकी न्यू बिजनेसेस में भी ये इंटर हो चुके हैं, जो कि इन्होंने अपने जो एम्बिशंस हैं उसको बताया है कि 2035 तक ये जीरो कार्बन टारगेट को लेकर के चल रहे हैं। नेट जीरो कार्बन जो एम्बिशन है, यानी किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो रिलीज़ नहीं होंगी इनके किसी भी बिजनेस के माध्यम से, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और इन्होंने जो है काफ़ी तेज़ी से क्लीन एंड अफोर्डेबल जो इनका एनर्जी सोल्यूशन है, हाइड्रोजन, विंड, सोलर एंड फ्यूल सेल्स एंड बैटरीज के माध्यम से, तो इसको जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पा रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा रोल है, और उससे भी इनकी अर्निंग जो है होती है। आपने इनको अक्सर जो है आईपीएल वगैरह में देखा होगा, आईपीएल में भी अच्छा काम जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुंबई इंडियंस के माध्यम से, जो कि काफ़ी बार चैंपियन भी बन चुकी है। साथ ही बात करते हैं कि मोटा भाई की जो टोटल इनकम है वो कितनी है। तो जो गूगल के हिसाब से 2025 में जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है 9 लाख करोड़ है, जो बहुत 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 बड़ी इनकम है। मुझे लगता है कि जो भारत की जनता है 50% से ज़्यादा जनता जो है 9 लाख रुपए भी जो है साल के नहीं कमा पाती होगी, उससे कहीं ज़्यादा 9 लाख करोड़ की संपत्ति जो है सिर्फ मोटा भाई ने अपने पास रखी हुई है, या कह सकते हैं बनाई हुई है बड़ी मेहनत करके, पुश्तों की मेहनत है। फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में मोटा भाई हैं, इनके बड़े बेटे जो है आकाश हैं और छोटे बेटे अनंत हैं, जिनकी अभी शादी हुई थी, काफ़ी चर्चा में रही इनकी शादी। ये इनके दामाद हैं, इनकी बिटिया हैं, और इनकी जो अनंत जो अभी शादी हुई है राधिका मर्चेंट, ये वो हैं। बाकी नीता अंबानी मैम से सभी लोग परिचित हैं। बाकी आकाश भैया की वाइफ जो है आपको सामने दिखाई दे रही है। बाकी कुत्ता बहुत ही लकी है जो इस फैमिली के साथ है, और इसके खर्चे इतने होंगे जितने कि लोगों की सैलरी भी नहीं होगी। बाकी इस अंबानी परिवार जो है अभी कुछ दिन पहले जो है अपने शादी, जो अनंत अंबानी हैं इनके छोटे बेटे,
उनकी शादी के लिए काफ़ी जो है चर्चा में रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया इन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। अब ऐसे जो गूगल की मानते हैं या फिर जो इंडिया.com की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से मोटा भाई की इनकम है साल की या नेटवर्थ है, टोटल नेटवर्थ है वो 9 लाख करोड़ रुपए है। तो 9 लाख करोड़ में से अगर छोटी सी रकम 5,000 खर्च हो भी जाते हैं तो बहुत बड़ी खर्च नहीं किया इन्होंने। बाकी अपनी जो पूरी शादी हुई थी इनकी उसको इन्होंने जो है एक तरीके से बिजनेस का ही रूप दे दिया। और इन्होंने बताया कि जो है इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो कितने स्ट्रांग है, इंडिया कितना स्ट्रांग है और तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। जितने भी टॉप क्लास के सेलिब्रिटी थे उन सभी को इन्होंने इनवाइट किया और अपनी और इंडिया की जो क्षमताएं हैं उसको इन्होंने साबित करके दिखाया उसमें। और साथ ही साथ कुछ जो है इनकी शादी में अपने जो बिजनेसेस हैं इनको भी उसने उसी शादी के साथ ही इन्होंने प्रमोट भी कर दिया, जिससे उनकी अच्छी खासी जो है कमाई भी हो गई। और दूसरी चीज़ हमारे जो है फैमिली जो इंडियन कल्चर होता है उसमें जो छोटे बेटे होते हैं उनकी शादियां अक्सर जो है एक तरह से देखी जाती हैं कि जो भी आखिरी इच्छाएं होती हैं शादी को लेकर के वो पूरी करनी होती हैं। तो उस चीज़ को भी इन्होंने पूरा कर दिया और साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दे दी है। अगर चार्ट को देखते हैं तो चार्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर जो है रिकमेंड अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपकी एनालिसिस जैसे होती है आप अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें एंट्री भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे जो है लेवल्स इस समय दिखाई दे रहे हैं एंट्री के लिए, और जिसमें कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छे खासे जो है पोटेंशियल गेन इसमें जो है आपको मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी बहुत बड़ी है तो बिल्कुल ही आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं और बढ़ेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। जिस हिसाब से इनके फाइनेंसियल्स में जो इनके फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, इनकी सेल्स बढ़ रही हैं और जो इनका एग्रेसिवनेस जो है दिखाई दे रहा है बिजनेस को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में इस रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। बाकी आप अपनी एनालिसिस करें, हमारी वीडियोस किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपनी एनालिसिस आपको बता दी है। आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और जो भी है आपका प्रॉफिट आपका लॉस आपका है, आपका पैसा है, तो डिसीजन आपका खुद का भी होना चाहिए। मेरी वीडियो सिर्फ सिखाने के लिए है, तो आप इससे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए।